नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉ एडवाइस चैनल पर। मैं हूं इप्सा और हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू की जिससे हजारों यंग एडवोकेट्स सीधे तरीके से अफेक्ट होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फ्रेश एलएलबी ग्रेजुएट जिसके पास ना तो कोई सीनियर है, ना कोई चेंबर और ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम, वो 3 साल तक कैसे जुडिशियल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेगा? ये सवाल केवल क्लासरूम या कोर्ट रूम में सीमित नहीं है, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने रखा गया है। दोस्तों, भारत में लॉ की पढ़ाई पूरी करना अपने आप में एक बहुत लंबा और चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन असली स्ट्रगल तब शुरू होता है जब एक फ्रेश एनरोल्ड एडवोकेट कोर्ट की दुनिया में कदम रखता है। अब क्या नया चैलेंज सामने आया है, ये मैं आपको बताती हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया, जिसके अनुसार अब अगर आप जुडिशियल एग्जाम देना चाहते हैं तो पहले आपको कम से कम 3 साल की कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होगी। अब सवाल ये है कि जब एक नया वकील कोर्ट में आता है, ना उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड होता है, ना कोई सीनियर एडवोकेट गाइड करने के लिए होता है, और सबसे बड़ी बात, कोई इनकम का जरिया ही नहीं होता है, तो वो 3 साल तक सरवाइव करेगा कैसे? कई सीनियर एडवोकेट्स तो काम तो कराते हैं, लेकिन पैसे नहीं देते। कुछ तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी खुद उठवाते हैं जूनियर्स से। और जब आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं तो ये नेटवर्क भी नहीं होता है कोई आपके पास, ना पहचान होती है, सिर्फ हार्डवर्क और स्ट्रगल होता है। ऐसे में बिना इनकम के 3 साल तक काम करना, वो भी मेट्रो सिटीज में जैसे कि मुंबई और दिल्ली में, जहां पर दिन का खर्चा एक बहुत बड़ी टेंशन बन जाता है। क्या ये फेयर है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये पॉसिबल है? इन्हीं परेशानियों को लेकर अब एक आवाज उठाई गई है कि अगर 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है तो जूनियर एडवोकेट्स को स्टाइपेंड यानी कि फिक्स्ड मंथली अमाउंट भी मिलनी चाहिए, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सके और अपनी प्रैक्टिस में टिके रह सके। और इसी मांग को लेकर 12 जूनियर लॉयर्स पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां एक बेहद अहम बहस की शुरुआत हुई है। तो बात करते हैं उस पिटिशन की जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट को एक सीरियस इशू पर सुनवाई के लिए मजबूर कर दिया है। 12 जूनियर वकीलों ने एक पिटिशन फाइल की जिसमें उन्होंने कहा, अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 साल में कोर्ट की प्रैक्टिस को जुडिशियल एग्जाम के लिए मैंडेटरी किया है, तो गवर्नमेंट और जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे इस 3 साल की अवधि के दौरान जूनियर एडवोकेट्स को स्टाइपेंड दे, ताकि वो अपने खर्च चला सके, पढ़ाई जारी रख सके और जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सके। इस पिटिशन में 3 प्रमुख आर्ग्यूमेंट रखे गए हैं। पहला, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सवाल। ज्यादातर जूनियर वकीलों के पास कई फाइनेंशियल एड नहीं होती है। कई बार उन्हें कोर्ट आने जाने के लिए किराया भी खुद उठाना पड़ता है और उसके बदले में ना कोई फीस मिलती है और ना कोई ऑनरेरियम। दूसरा, जुडिशरी एग्जाम की लिमिटेशन। पीसीआई का नया रूल कहता है कि बिना 3 साल की प्रैक्टिस के आप जज नहीं बन सकते हैं, लेकिन 3 साल तक बिना इनकम के कैसे जिंदा रहेंगे? पिटिशनर्स का कहना है कि ये सिचुएशन एक्सक्लूसिव हो जाती है, यानी सिर्फ वही लोग टिक पाएंगे जिनके पास फाइनेंशियल एड है या बैकअप होता है। थर्ड, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स का संकट। जिनके घर पे पहले कोई वकील नहीं रहा है, उनके लिए ये रास्ता और ज्यादा कठिन हो जाता है। अगर स्टाइपेंड नहीं दिया गया तो बहुत से टैलेंटेड यूथ इस प्रोफेशन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए पिटिशनर्स ने कोर्ट में ये मांग रखी कि सरकार को डायरेक्ट किया जाए कि वह जूनियर एडवोकेट्स के लिए एक स्टाइपेंड स्कीम लागू करे, जैसे मेडिकल इंटर्न्स या ट्रेनीज ऑफ आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को स्टाइपेंड मिलती है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम को बनाए रखने का बेसिस है, क्योंकि अगर वकील ही नहीं टिक पाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? और यही है इस याचिका का सार। एक्सेसिबिलिटी टू जुडिशियल सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी एग्जाम्स एंड इकोनॉमिक डिग्निटी सबके लिए समान रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि जब ये याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने पहुंची तो कोर्ट ने इसको किस तरीके से लिया? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने न केवल इस पिटिशन को सीरियसली लिया, बल्कि ये भी माना कि यह सिर्फ एक क्लास का इशू नहीं है, ये पूरे देश के जुडिशियल सिस्टम के फ्यूचर से जुड़ा हुआ सवाल है। कोर्ट ने ये साफ कहा कि ये इशू वाकई में एक बहुत सीरियस इशू है। ये बताता है कि किस तरह से हमारे लीगल प्रोफेशन इकोनॉमिक डिस्पेरिटी के बीच में फंसा हुआ है।
कोर्ट ने ये साफ कहा कि ये इशू वाकई में बहुत सीरियस है। ये बताता है कि किस तरह से हमारा लीगल प्रोफेशन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बीच में फंसा हुआ है। हमें इस पर सिस्टमैटिक सोच की जरूरत है। सिर्फ एक बार की हेल्प से बात नहीं बनेगी। कोर्ट ने अपने प्राइमरी कंसिडरेशन में हमें कुछ पॉइंटर्स पे भी एक्नॉलेज किया है। जैसे ये सिर्फ वकीलों का मामला नहीं है, बल्कि जुडिशियल सर्विस में डाइवर्सिटी और मेरिट सुनिश्चित करने का भी सवाल है। कोर्ट ने माना कि स्टाइपेंड ना मिलना एक अवरोध बन गया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दूर दराज से आते हैं या जिनके पास परिवार की कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है और पूछा है कि अब तक स्टाइपेंड की कोई नीति क्यों नहीं बनाई गई है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी के बेंच ने ये भी कहा कि अगर न्यायपालिका और सरकार ये शर्त लगा रहे हैं कि बिना 3 साल प्रैक्टिस किए आप जज नहीं बन सकते हैं, तो ये भी तय होना चाहिए कि उन 3 सालों में एक वकील की गरिमा कैसे बनी रहेगी। ये प्रतिक्रिया बताती है कि कोर्ट सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ नहीं कर रही, बल्कि प्रोफेशन की सोशल और फाइनेंशियल ट्रूथ को भी ध्यान में रख रही है। अब हम बात करते हैं उस जमीनी हकीकत की जिसे कोर्ट ने महसूस किया है और वकीलों ने दशकों से झेला है। वकालत के पेशे में मौजूदा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और स्ट्रगल की। जब कोई यंग एडवोकेट एलएलबी करके कोर्ट में आता है तो उसका सामना एक कड़वी सच्चाई से होता है कि यहाँ इनकम गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। उसे नौकरी का वेतन नहीं मिलता, ना कोई ट्रेनिंग स्टाइपेंड, और अक्सर वरिष्ठ वकीलों के साथ काम करने पर भी कोई सैलरी नहीं मिलती है। इसका नतीजा क्या होता है? ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास बैकग्राउंड से आए वकील पेशे को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करनी होती है। जो टिकते भी हैं वो अक्सर परिवार की आर्थिक मदद, ट्यूशन पढ़ाने या फिर पार्ट टाइम जॉब्स करने के सहारे से खुद को संभालते हैं। इससे न्यायिक व्यवस्था में रिच ओनली एक्सेस का खतरा बढ़ जाता है, यानी जो अमीर लोग हैं वो ही लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं और वही अंततः जज बन सकते हैं। इसलिए यह मांग उठ रही है कि अगर मेडिकल स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में स्टाइपेंड दिया जा सकता है, अगर लॉ ऑफिसर्स बनने से पहले जेएजी और आईएएस ट्रेनिंग में पूरा भत्ता मिलता है, तो जूनियर वकील को क्यों नहीं? अब जरा सोचिए, जब कोई वकील पहली बार कोर्ट आता है तो उसका स्वागत कौन करता है? बार काउंसिल, जो लीगल प्रैक्टिस को रेगुलेट करती है। बार एसोसिएशन, जो वकीलों का ऑर्गेनाइजेशनल रिप्रेजेंटेशन हैंडल करती है। और थर्ड, गवर्नमेंट और जुडिशरी, जो इस पूरे पेशे के भविष्य को रूपरेखा तय करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी क्या है और क्या उन्होंने अब तक कुछ किया है? इस पूरे इशू पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका क्या रही? तो बीसीआई ने 2017 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें स्टेट्स को ये सजेशन दिया गया था कि वो जूनियर एडवोकेट्स को 5,000 से 10,000 स्टाइपेंड देंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ज्यादातर स्टेट्स ने इस प्रस्ताव पर कोई अमल ही नहीं किया। महाराष्ट्र जैसे राज्य, जहां पर सबसे ज्यादा वकीलों की संख्या है, वहां भी कोई स्पष्ट नीति अब तक नहीं बनी है। कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया है कि जब एक रेगुलेटरी बॉडी खुद इस समस्या को पहचान चुकी है, तो क्या उसे इसका समाधान आगे बढ़कर नहीं देना चाहिए था? बार एसोसिएशन की भूमिका भी समझनी होगी। लोकल बार एसोसिएशंस अक्सर जूनियर एडवोकेट्स की मेंबरशिप फीस तो ले लेते हैं, लेकिन स्टाइपेंड, ट्रेनिंग वेलफेयर फंड या स्कॉलरशिप जैसी स्कीम्स लगभग जीरो हैं। कोर्ट ने यह भी इंडिकेट किया कि बार एसोसिएशंस को महज चाय और मीटिंग्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें ये देखना होगा कि नए वकील पेशे में ऑनर और परमानेंसी के साथ टिके रहें। चलते चलते स्टेट गवर्नमेंट्स और जुडिशरी की भूमिका भी समझ लेते हैं। सरकार को फंडिंग स्कीम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प देनी चाहिए, जैसे अन्य फील्ड्स यानी कि मेडिकल, आईएएस, पुलिस या आर्मी ट्रेनिंग में स्टाइपेंड और गारंटी दी जाती है। वैसे ही वकालत में भी एक स्टाइपेंड स्कीम बननी चाहिए। कोर्ट ने यह इशू भी उठाया कि जब गवर्नमेंट और जुडिशरी 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर रही है, तो क्या उन 3 वर्षों का फाइनेंशियल स्पेक्ट्रम तय करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? दोस्तों, इस सारी बहस से फाइनली यही कंक्लूजन निकलता है कि बार काउंसिल ने सुझाव दिए लेकिन ठोस योजना नहीं बनाई।
बार एसोसिएशन का रोल और इन्वॉल्वमेंट भी लिमिटेड है। स्टेट गवर्नमेंट्स अब तक इनएक्टिव रही हैं। अब कोर्ट ने क्वेश्चन पूछे हैं और उम्मीद है कि ये डिस्कशन अब पेपर से निकलकर जमीन पर आएगी।